मनुष्य जीवन जब से इस धरती पर अपने कदम रखा तभी से उसके साथ जीवन की तमाम गाथाएं उसके व्यक्तित्व के पन्नों में दर्ज होती गई है। और ये जो गाथाएं हैं उनको एक कड़ी में गूंथ कर आम पाठकों तक पहुंचाने का काम साहित्य ने किया है। साहित्य की प्रभावशाली विधाएं हैं कविता, कहानी, निबंध, उपन्यास। इनके माध्यम से साहित्यकार अपने अनुभवों के दृष्टि से तौलता है, परखता है। संभवतः जो साहित्य होता है उसमें साहित्यकार की भोगी हुई जीवन की मीठी कड़वी कहानियों के बीच से आता है, जो शब्द बनकर, गीत बनकर वह पुस्तक अथवा अन्य दृश्य श्रव्य माध्यमों द्वारा पाठकों और श्रोताओं के समक्ष लाया जाता है। आज हमारे सामने श्री कौशल मिश्र जो वर्धा महाराष्ट्र के निवासी हैं और उनका मूल स्थान उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के टेढ़ा गांव में हुआ। वो अपनी जन्म और कर्म भूमि वर्धा में अपने वन्य जीवन की सेवा काल के दौरान नौकरी की तलाश में भटकते अपने जीवन को काफी निकट से देखा, भोगा, समझा। तो ये कौशल मिश्र हैं, मृदुभाषी, सत्य बोलने वाले और अपने पेशे के प्रति ईमानदार। और यही नहीं, आप का जो साहित्य है और जो सामाजिक
सेवा का जो दायित्व है उससे आप पूरी ईमानदारी से निर्वाह करते आ रहे हैं। तो उन्हीं की एक उपन्यास जीवन की कठोर सच्चाइयों को हम लोगों के सामने आई है। कत्था फैक्ट्री, मुकाम पोस्ट चिंध्या देव। ये उपन्यास का जो मूल निहितार्थ है उसमें संस्कारों और जीवन के उबड़ खाबड़ रास्तों के बीच की गाथा। अपने हृदय खो से उठती भावनाओं ने जितना जीवन को समझा आपसे साझा कर रहा हूं। मुझे यह कृति वर्धा के वन्य जीव प्रतिपालक साहित्यकार श्री कौशल मिश्रा ने 2021 में सेवाग्राम में भेंट की थी। आज 2024 में जब मैं अपने मन की कह रहा हूं तो यह बताते हुए मुझे खुशी है कि कौशल जी ने इस कृति को उपन्यास में ढालकर बड़े ही जतन से अपनी जीवन यात्रा के अहम पड़ाव, जिसमें हर व्यक्ति के जीवन यात्रा की कहानी है, वह भी उलझते हुए, गिरते हुए, उठते हुए, माँ पिता के दिए गए संस्कारों को बचाते हुए अपने परिवार की चिंताओं और बिखर रहे मूल्यों की ओट बनने के अंतर्द्वंद की व्यथा को आम बोलचाल की हिंदी मराठी शब्दों से बखूबी सींचा है। उपन्यास में 6 पड़ाव, कत्था फैक्ट्री मुकाम पोस्ट चिंध्या देव, दिशाहीन दशा के दिन, नीम वन के कौवे, नैमिषारण्य, बाबा अनंतराम और बापू की बकरिया से उपन्यासकार के गुजर जाने की गाथा है। महाराष्ट्र साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत इस उपन्यास को जब भी आप पढ़ेंगे तो इसमें आप अपने जीवन की मिलती जुलती कहानियों से दो चार होंगे और आपकी खोई यादें इसमें मिल जाएंगी। आइए मेरे साथ कत्था फैक्ट्री मुकाम पोस्ट चिंध्या देव की वीथिकाओं में जहां अनमोल यादें इंतजार कर रही है। कृतिकार की यह गाथा उनके नितांत निजी जीवन की गाथा है। मैं उनके उपन्यास के पड़ावों से इतर जब उनके बचपन को देखता हूं तो 1970 में वह 15 साल की उम्र में कुछ सीखने देखने की जिज्ञासा के साथ गांधी टोपी व काला चश्मा चढ़ाए पिता के साथ केलझार वर्धा के अपने खेत में तत्कालीन जिला कलेक्टर के बीच दिखते हैं। इसका सपाट मतलब था कि वह पिता की वर्धा के जंगलों की ठेकेदारी के कारोबार के उत्तराधिकारी के तौर पर शुरुआती अनुभवों के लिए ले जाए गए थे। उस उम्र में भला एक किशोर क्या समझ सकता था। उसे तो पिता के साथ घूमने और कौतूहल से अपनी आंखों को दौड़ने में खुशी थी। पिता और माँ गांधी के विचारों से ओतप्रोत स्वतंत्रता पाने के लिए उद्यत थे। वे आजादी का मतलब जानते थे कि बिना इसके स्वतंत्र विचारों को भी बंधक बनाना था। उनके सामने अपने आजीविका के साधनों को भी पुख्ता बनाना था।
इसलिए वे चाहते थे कि पुत्र उनके कामों में हाथ बटाए। ठीक 15 की उम्र के 6 सालों बाद जन्मदिन की तारीख पर जब कृतिकार ने बीएससी दूसरे ईयर की द्वितीय श्रेणी की परीक्षा पास की थी, तब पिता ने अपाहिजों जैसे ट्रक जिसका नंबर 36 और 63 के संबंधों को बयान करता था और 63-36 उसकी पहचान थी, अपने कारोबार के लिए खरीद लाए थे। सुबह सुबह दरवाजे पर खड़ा हुआ दिखा। घर में बहुत ही उल्लास का वातावरण था, लेकिन उस ट्रक के साइलेंसर से निकले डीजल के धुएं के काले सफेद गुबार ने पूरे घर को रंग दिया। लंगड़े ट्रक की पहचान रामदूत थी, मगर रात के धुंधला होने से यह पढ़ने में आ रहा और ट्रक यमदूत के रूप में अपने होने का एहसास करा रहा था। संवेदनशील कृतिकार ने 63-36 का एहसास किया। मिलो और बिछुड़ भी जाओ। पिता ने इस ट्रक की देखभाल का जिम्मा 21 साल के युवा को सौंपा। साथ में ड्राइवर लुइस माइकल डिक्रूस और उसका कंडक्टर बिट्ठल भी सौगात में मिले। अब पढ़ाई भी करो और ट्रक को चलवाने की जिम्मेदारी भी निभाओ। यमदूत बने ट्रक को जब पुलिस वाले देखकर हंसते और एंट्री करने लायक नहीं मानते थे, जिसे उपन्यासकार ने इन शब्दों में लिखा, जिंदगी चली जा रही थी, कठिनाइयां मेरी आकांक्षाओं को, मेरी चाहतों को बटोर बटोर कर एक कोने करती जा रही थी। सफलता के आरोह को पकड़ने की कोशिश के बावजूद भविष्य का हर दिन मुझे अवरोह की ओर झुकता नजर आता। इस यमदूत बने रामदूत ट्रक के बहुत रोचक दास्तान है, जो कृतिकार को डराती, उलसाती व सांत्वना देती उनके जीवन से चिपक गई थी। जैसे जंगल के लकड़ों के काम से फुर्सत पाकर इसे खाद के व्यापारियों के स्थानीय काश्तकारों से कंपोस्ट खाद खरीद कर ऊंचे दाम पर बेचने के वास्ते किराए पर ढोने के लिए लगाया। रात में खाद बेचने वाले दारूबाजों और खाद व्यापारियों के बीच झगड़े में ट्रक के फूंक देने की संभावनाएं पैदा हुई। किसी तरह जान बचाकर भागने की घटना और बार बार विकलांग होते ट्रक के कलपुर्जों को नागपुर तक ढोना, इसके साथ नदी की रेती से रेत निकालकर ईंट बनाने के भट्ठों को सप्लाई करने के दौरान बरसात से बौराई असीमित जलराशि में ट्रक के समा जाने, फिर उसके न बचने की फिक्र, पिता की नाकामयाब बेटे के रूप में पड़ने वाली लताड़ की चिंता व हारे हुए जुआरी की तरह मिट्टी रेत में धंसे ट्रक को पा लेने की खुशी के बीच की कहानी भी पढ़ने को मिलेगी। अब मैं उनके मुकाम पोस्ट चिन्हदेव की वीथिका में ले चलूंगा। कृतिकार ने 24 साल होने पर पिता ने उन्हें घनघोर जंगल से घिरे रायपुर रिधोरा गांव में सरकारी ठेके हासिल कर सागवान खैर के पेड़ों की कटाई, देखभाल और उठाई तथा रामदूत स्यारा मशीन तक पहुंचवाने का जिम्मा दिया। शहर की सुख सुविधा से दूर उन्हें एक ऐसी दुनिया में भेजा गया जिसका उन्होंने वहां रहकर महसूस किया कि वह कहां आकर अटक गए। मन महसूस कर, लेकिन घर की आर्थिक सेहत के लिए लगभग 45 से 50 किलोमीटर दूर
पिता के पुराने सहयोगी दौलत राव मोटरसाइकिल से गांव में पहुंचे, यह देखने कि लकड़ों की चोरी तो नहीं हुई है। इस वीथिका में कई ऐसे वाकयात हैं जो रोमांचित करते हैं। कुछ वानगी पढ़ें। गांव के पहले मोटरसाइकिल मालेगांव वर्धा रास्ते पर रायपुर पाटी पहुंचकर खड़ी कर पैदल ही कट चुके लकड़ों को देखने पहुंचते हैं। दोपहर बाद तूफानी बारिश होती है। वे जंगल के जानवरों और जानलेवा बारिश के बीच अपने को बचाने का पूरा जतन करते हैं। अभी मोटरसाइकिल तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि मरगासुर का नाला हाहाकार मचा रहा होगा। उन्हें रात जंगल में गड़िया पटेल की चौखट पर काटने की नीयत से दौलत के साथ पहुंचते हैं। वहां अविचक वन रक्षक देवू भी मौजूद है। बरसात रुक चुकी थी और बादलों की ओट से झांकते हुए सूर्य की किरणें सूखे कदम्ब के भीगे पत्तों पर सुनहली चमक छोड़ रही थी। रास्ते में दमा से पीड़ित मड़ई शिकारदार की मड़ई, मछलियों का शिकार, मड़ई की घर वाली देवराई तथा उसकी बुढ़ापे की जर्जर दशा, फिर दोनों की बारी बारी से दुनिया को अलविदा कह देना, कटाई किए हुए अंधार वन का कूप यानी जंगल की कठिनाइयां, एक नैना काना भालू का उत्पात, फिर उसका मारा जाना, कत्था फैक्ट्री नष्ट हो गया और चिंध्या देव मंदिर से 300 मीटर दूर लाल जी के खेत में देवू के कहने पर कि यदि हम लोग 2-3 ट्रक खैर की लकड़ी नहीं उठा पाए तो वह सरकार ले ले। इससे तो अच्छा है कि हम मिलकर उससे कत्था बनाएं और बेचकर मुनाफा कमाएं। पर कत्था फैक्ट्री का नया मुकाम चिंध्या देव बना था। एक बड़े से पेड़ के चबूतरे पर बसे चिंध्या देव आसपास गांवों के लोगों की मुरादें पूरी करने की मन्नतों के फहराते लाल चिंदियों वाले आराध्य देव थे। जंगल में तेंदुए की दहाड़, कांट वाली शाही के बच्चों के मांस बनाने, मैकू कटाईदार जैसे किरदार, इन घटनाओं व किरदारों पर ठेकेदार पिता के युवा पुत्र ने अपने मन की बात भी कही है, जो मर्माहत करने वाली महसूस होती है। कुछ उद्गार देखें। वह सूखा कदम्ब का पेड़ उन सुग्गों के हरेपन और उस पर पड़ती डूबते सूरज की सुनहली किरणों के कारण आह्लादित हो शायद अपने अतीत के हरेपन में हो सा गया था। मैं आदमी की वृत्ति के बारे में विचार करने लगा। मनुष्य एक बंधी बधाई जीवन पद्धति में सब कुछ अपने जीवन में करता है, परंतु उसके अंदर चित्त का कोई कोना उद्वेलित रहता है। ईश्वर के बताए मार्ग का अवलंबन न करने का भय अंतर में बना रहता है। वह अपने चित्त को, अपनी अंतरात्मा को सहारा देने के लिए उपवास करता है, रोजा करता है, लंघन करता है, परंतु उपवास से भी मनुष्य का संपूर्ण समाधान नहीं होता। उसे इस छटपटाहट से मुक्ति तभी मिलती है जब वह किसी भूखे को भोजन करा देता है, दूसरों को अन्नदान करता है। बीते हुए इन वर्षों में मैंने भी अपनी मर्जी से छड़ों को पकड़ने की कोशिश की, बहती नदी में अपनी मर्जी से, अपनी अंजुली से अपनी पसंद का पानी पीने की कोशिश की। जीवन के बहते जल में मेरी प्यास का पानी मेरे हिस्से में कभी नहीं आया। सोचता हूं आदमी व्यक्तिगत स्वार्थों को साधने के लिए ही सामाजिक है। उसके व्यक्तिगत स्वार्थों पर चोट पड़ते ही वह असामाजिक बनने लगता है। भले ही वे तप हो, भक्ति हो,
पूजा हो या प्रेम, जब कृतिकार हरिभाऊ और बीएस मिर्गे के साथ कत्था फैक्ट्री के बंद होने के 25 साल बाद उस बीते उजाड़ पड़े यादों के आंगन में पांव रखता है तो संवेदनाएं हिलोर मारती हैं। हरि भाव जोर जोर से रो पड़ते हैं। उपन्यासकार के जंगल जीवन के सफर में नीम वन कौवे, आरवी के हिवरा कूप की ठेकेदारी के कंकड़ भरे रास्ते, सेवाग्राम के बाबा अनंतराम और नैमिषारण्य परसाई के गौशाला अंत में बकरियों के कारोबार तक जाकर खत्म होते हैं। कृतिकार नीम वन के कौवों को मनुष्य के परिवार जैसा ही मानते हैं। जब वन विभाग इन कान फोड़ू पक्षियों को भगाने के लिए 4 लालमुहे बंदरों को लाता है तो कौवे दूर ठिकाना खोजते। आरवी वर्धा मुख्य मार्ग के मोटर स्टैंड से 1 किलोमीटर दूर यह गगनचुंबी वृक्षों वाला नीम वन अपने आंचल में हर शुक्रवार को गांव के लोग खरीदारी कर लगने वाले खरांगना के बाजार से, जहां वे जुटते, 25 गांव के लोग मुर्गों व मछलियों के बाजार सजते। इस बाजार और मोटर स्टैंड के बीच खरांगना का एक पेड़ था जिस पर परिंदों का डेरा होता और वह बरगद का एक विशाल बड़ था और मोरांगना के बीच बहने वाली धाम नदी कलकल करती। खरांगना बाजार इसी नदी के किनारे लगता। मछलियों व मुर्गों के बचे भागों के दावत उड़ाने को कौवे दिन भर कांव कांव से गुलजार करते रहते। पनकौवे दिन में नदी के बीच में उभरे चट्टानों पर बैठ मछलियों को लपकते। पानी के सांप नीम के पेड़ों पर चढ़कर कीट पतंगों की दावत उड़ाते। जंगली बिलौटा चूहों को पकड़ने आता तो कौवे शोर कर चूहों को भगा देते। ऐसे ऐसे दृश्यों से भरे उपन्यास में किसी को उबाते नहीं। सागवान की लकड़ी का ठेका आरवी क्षेत्र के हिवरा कूप में मिला था। इसके दक्षिण में हिवरा टांडा, पूर्व में बेल्हारा टांडा, उत्तर में हर्रासी, पश्चिम में माड़िकवाड़ा हरगांव, जो जंगल से 7 किलोमीटर दूर था, 7-8 किलोमीटर दूर था। यहाँ गुरुवार को आरवी का साप्ताहिक बाजार लगता। बाजार के पास एक पीपल का पेड़ था जिस पर पलस मैनाओं का झुंड इसके हरे फलों को खाने आता। पुराना मुनीम हरि, नया मुनीम पूंजा हिसाब किताब करते और कटे लकड़ों पर दौलत निराशे नाप जोक का फीता चढ़ाता। इन सबका डेरा हिवरा टांडा के बस्ती में पड़ा, जहां ड्राइवर लुइस, कंडक्टर विट्ठल ट्रक के साथ होते। हरी खाना बनाता। कटे सागवान की लकड़ी चोरियां जा रही थी। अंत में ठेकेदार पुत्र के हित चिंतक ने सूचित किया कि नया मुनीम पूंजा ही चोरी करवाता और गांव के शिव के खेत में गाड़कर छुपा देता। ये पता नहीं था कि इन लकड़ियों की चोरियां कौन करता है, लेकिन खास ने बताया कि नया मुनीम पूंजा ही चोरी करवाता
और गांव के शिव के खेत में गाड़ कर छुपता। खेत वाले को पता ही नहीं। मुनीम, जब पिता ने महुए को मुनीम को पुलिस ने पकड़ लिया और पिताजी ने महुए, इमली और कुसुम के पेड़ों को भी काटने का कृतिकार पुत्र को इस हिदायत के साथ आदेश दिया कि खाने के लिए तुम्हारे सदा सहता के विचार काम नहीं आएंगे। और पटेल की तानों भरी बातें कि पेड़ों के काटने से ये पक्षी और अन्य प्राणी अनाथ हो जाएंगे, कटे हुए वृक्षों के तने से फूटते पत्तों के लिए फिर से जिंदगी पा लेने की जद्दोजहद से अपनी कटाई को कोसता कथाकार का मन उजाड़ हो गए। इन पेड़ों से दूर ठिकाना खोजते बंदर भालू महुए के बड़े खोखरों में हजारों रुखई सांपों का पलायन जैसे रोचक प्रसंगों से मन बेचैन और खुश होता है। सेवाग्राम के आश्रम में गांधी के विचारों को, गायों के शुद्ध दूध निकालने, उन्हें देखभाल को बाबा अनंतराम परसाई के लगन से प्रभावित कृतिकार उनके द्वारा स्थापित मरीजों के अस्पताल की दुर्दशा पर भी व्यथित है। वहीं किस प्रकार स्वार्थों ने इस अस्पताल को पंगु कर दिया। वहीं दूसरी ओर जंगल का राष्ट्रीयकरण होने से परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए ऐसा ही कृतिकार अन्य विकल्पों पर ध्यान लगाने को विवश हो गए। ऐसा ही मौका आया जब दो साथी दिलीप अलोड़ व सोहन साड़ी के साथ पिता के परिचित पचमढ़ी के ताकू गांव में बलभद्र चाचा के यहाँ रुके और गांव में हर परिवार बकरी के दूध से खोआ और बकरों के मांस का कारोबार उन्हें मालामाल बना रहा था। दोनों साथियों ने वापस वर्धा में आकर व्यापार करने का सुझाव दिया, जिसे उपन्यासकार की मांस जैसे सौदों से बिचकने लेकिन दूध से खोआ बेचने का मन बनाना पड़ा। वह ऐसे कि बापू ने भी बीमारी में बकरी का दूध का गांधी जी ने इस्तेमाल किया था। पिता की प्रतिष्ठा के उलट कृतिकार ने अपने केलझार के खेत में बकरी का पालन शुरू किया, जिसके लिए बैंक से 30,000 रुपए का लोन लिया। इस व्यापार में हरि और श्री हरि भी पूरी तरह लगे। बॉम्बे से ऊंचे कद काठी के बकरे ट्रेन से लाए गए। दो बकरों में से एक वर्धा के प्लेटफार्म से जो भागा वापस नहीं मिला, परंतु सालों बाद उसकी संततियों ने उसके जीवित होने का प्रमाण दिया। और खोआ में महक से नागपुर के बाजारों में कम बिकने के चलते घाटा होने लगा। देखभाल की जिम्मेदारी रामू पर थी, जो पियक्कड़ था। केलझर के बने बकरी बांधने के कमरे में बंद बकरियों को पानी पीने का पानी भी नहीं दे पाया। जब कृतिकार पहुंचा तो प्यासी बकरियों को नहर में उतार दिया। उनमें से कई बकरियां पानी पीने से मर गई। इधर रोज ब्रह्म मुहूर्त में ही सुबह घर पर पिता से बकरों की खरीदारों से साबका पड़ता। वह खिजलाए हुए घर में मुनादी करवा दी कि कृतिकार ने जैसा लिखा, उनके जैसे गोपालक की बदनामी का सबब यह निखट्टू है।
मुझे हिदायत दी गई कि मैं तुरंत खेत से बकरियां हटाऊं या घर छोड़ने को तैयार रहूं। उनके पालन उनके हुक्म का पालन कृतिकार को करना पड़ा। अपने गांव से 4 किलोमीटर दूर बकरियों को सहेली गांव ले जाया गया। वहां से जन्म स्थान के गांव मासोद के बकरी पालक करीम से व्यथा कथा सुनाई। उन्होंने कहा, ब्राह्मण को बकरियों का कारोबार शोभा नहीं देता। एक दिन खबर आई कि बरसात ने मासूद को डुबो दिया और सारी बकरियां मर गई। यही उपन्यासकार की पीड़ा का भी अंत हो गया। उन्होंने लिखा, जितना बन पड़ा किया, शून्य से रचित उपक्रम शून्य ही पैदा करता रहा और इन बेजुबानों के साथ ही शून्य ही दिला गया। चेतन में कबीरदास जी की अपराधी सा मैं लौट पड़ा, या घूमड़ने समझने वाले विचार कि जस की तस रख दिन्नी चदरिया। तो आपके सामने इस उपन्यास का मुख्य पृष्ठ आपके सामने है। ये वो स्थान है जहां पर की कत्था फैक्ट्री की झोपड़ी डाली गई थी। ये वो नाला है, ह्यूरा कूप, जिसे मिश्रा जी का कूप आज भी कहा जाता है। और ये श्री कौशल मिश्र जी बीच में, उनके दाएं तरफ श्री बी एस मिर्गे जी और बाएं तरफ उनके सहयोगी खाना बनाने वाले श्री हरि भाऊ जाधव वो दिख रहे हैं। और ये वो वृक्ष है जहां पर झोपड़ी लगाई गई थी। ये हरि भाऊ जाधव उस जगह को देखकर इतना भावुक हुए कि रो पड़े। तो ये उपन्यास पर जो मेरे विचार मन में आए मैंने आपके समक्ष रख दिए हैं। अब आपको इस उपन्यास को पढ़ने पर ही इसके गहरे निहितार्थ समझ में आएंगे और मेरे विचार से इसे हर जागरूक पाठक को अवश्य पढ़ना चाहिए।